गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हमने हमने मेथड्स पीछे पढ़े थे डाटा कलेक्शंस के, आंकड़ों को एकत्रित करने के, एक प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और दूसरा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, उनके बीच में अंतर की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले लोगों से, जो भी समस्या से संबंध रखने वाले लोग हैं उनसे अनुसंधानकर्ता क्या करता है, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सूचना प्राप्त करता है। जबकि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में समस्या से अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की जाती है। पहला आपका अंतर आ गया, ये दोनों डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस में क्या होता है कि जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में क्या करता है, जो अनुसंधानकर्ता किसी भी समस्या से संबंध रखने या प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से संपर्क करके सूचना प्राप्त करता है। लेकिन दूसरी वाली के अंदर क्या होता है, प्रत्यक्ष जो है वो अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले, अप्रत्यक्ष मतलब उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति से सूचना प्राप्त की जाती है। दूसरा जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है, एक महंगी विधि है, क्योंकि आप सब व्यक्तियों के पास जिससे आपने इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है उसके साथ जाकर के मिलते हैं और सूचना को एकत्रित करते हैं। ठीक है, एक महंगी विधि है, जबकि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान एक सस्ती विधि है। प्रत्यक्ष अनुसंधान की स्थिति तब संभव है जिसमें अनुसंधान का क्षेत्र छोटा होता है, ये छोटे क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है, जबकि ये अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विस्तृत क्षेत्र के लिए अपनाई जाती है। ऐसा क्षेत्र जो बहुत बड़ा है उस क्षेत्र के अंदर जो है आप वो किस विधि का प्रयोग कर सकते हो, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अगला जो चौथे वाला डिफरेंस है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता को सूचना देने वालों की भाषा, रीति रिवाज आदि का ज्ञान होना चाहिए। जो पहले वाले मेथड के अंदर क्योंकि डायरेक्ट संपर्क स्थापित करके ही सूचनाओं को एकत्रित कर रहा है, लेकिन दूसरे वाला जो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंसेस आपने याद करने की, कौन कौन से डिफरेंसेस और साथ में लिखने भी है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रश्नावली के माध्यम से आपने, प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नावली जब भी बनाते हैं क्वेश्चनियर बनता है, क्वेश्चनियर जब भी प्रश्नावली के माध्यम से आपने डाटा या आंकड़ों को एकत्रित कैसे करना है, तो बच्चे सबसे पहले क्या होगा, ऐसे आपकी बच्चे जो भी सेंसस होती है, जो भी जनगणना होती है, उसमें सबसे पहले प्रश्नोत्तरी तैयार की जाती है। इस बार भी लगभग 40 प्रश्न की प्रश्नोत्तरी तैयार की हुई है, और जब भी 2021 के अंदर जनगणना होगी तो जो भी अनुसंधान करता है, जो भी हमारा गणनाकार होंगे, वो घर घर में जाकर के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सूचनाओं को एकत्रित करेंगे। तो बच्चे वो जो हमारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान आएगा। ठीक है, लेकिन इस विधि के अंदर क्या होता है, जो आपकी प्रश्नावली के माध्यम से सूचना का संग्रह करना है, सूचनाओं को एकत्रित करना है, इस विधि में क्या करता है, जो भी अनुसंधान करता है, अनुसंधान के उद्देश्य, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रश्नावली तैयार करता है, प्रिपेयर अ क्वेश्चनियर तैयार करता है। और जब भी क्वेश्चन तैयार करता है तो अब क्वेश्चन तो तैयार हो गए, आपने अब सूचना एकत्रित करनी है, तो आप दो तरीकों से सूचना एकत्रित कर सकते हो। एक आज हम पढ़ाऊंगा और एक के बारे में मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक पहली विधि है आपकी डाक प्रश्नावली विधि और दूसरी है गणक विधि। डाक प्रश्नावली विधि के अंदर क्या होता है कि जो भी आपकी क्वेश्चनियर है, जो भी आपकी प्रश्नोत्तरी है, सूचना देने वालों के पास डाक के द्वारा भेजी जाती है। किसके द्वारा भेजी जाती है, डाक के द्वारा। और दूसरी जो है वो गणक विधि, जिसमें गणक खुद, जो भी इन्यूमरेटर्स हैं, वो खुद जाकर के सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कौन सा, डाक विधि। अब इसी विधि के अंदर क्या होता है, सूचना देने वाले व्यक्ति के पास जो डाक द्वारा जो ये प्रश्नावली भेज दी जाती है, डाक के द्वारा बाय पोस्ट भेज देंगे आप प्रश्नावली को, जो भी आपकी क्वेश्चन है उसको भेज देंगे। ठीक है, प्रश्नावली के साथ एक पत्र भी भेजा जाता है, उसमें लिखा जाता है कि ये जो हम आपको प्रश्नावली भेज रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हम जो क्वेश्चन, ये जो हम अनुसंधान कर रहे हैं, ये जो हम रिसर्च कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और उसको ये भी विश्वास दिलाया जाता है जिसके पास ये लेटर्स हम भेज रहे हैं कि जो भी आप सूचनाएं देंगे दैट शुड बी केप्ट सेक्रेट, उनको क्या रखा जाएगा बच्चे, वो सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी। और जो प्रश्नावली जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या करता है, मैं आपको प्रश्नावली भी दिखाऊंगा इसके बाद एक अगले वाले उसके अंदर लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो प्रश्नावली जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या करता है, जो भी प्रश्न है उसमें प्रश्न के उत्तर भरता है और उसको फिर दोबारा अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गई कि आपने क्या करना है कि डाक विधि से आप भेज रहे हो आप प्रश्नावली को। ठीक है, अब ये कहाँ पे उपयुक्त है, वेयर दिस मैथड इज सूटेबल, कि इस मेथड का प्रयोग आप कहां पे कर रहे हो, वेयर दिस मेथड इज सूटेबल। तो ये विधि तब उपयुक्त होती है पहले जब आपका अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप बच्चे अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो आप एक अनुसंधान करता तो घर घर जाकर के सूचना एकत्रित नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, सूचनाओं को या इस प्रश्नावली को डाक के माध्यम से भेजेगा। और सूचना देने वाला व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। अब एक बात ये भी है, उपयुक्त तभी होगी, तभी उपयुक्त हो सकती है जब
प्रश्नावली जाएगी, प्रश्नावली जाने के बाद उस प्रश्नावली को भरेगा, भरने के लिए तो शिक्षित होना बड़ा जरूरी है, एजुकेटेड होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है बच्चे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने देखने की बता दी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस जो है किस विधि के बच्चे, डाक विधि की मेरिट्स गुण व दोष क्या क्या है। इस विधि के निम्नलिखित गुण है, जब भी आप इसको समझने की कोशिश करेंगे आपको समझ आ जाएगी। मितव्ययिता बच्चे, इसको इकोनॉमिकल बच्चे, ये विधि बिल्कुल सस्ती है क्योंकि आप डाक के द्वारा भेज रहे हैं और डाक के द्वारा ही प्राप्त कर रहे हैं, और इसके द्वारा क्योंकि दूसरी बात की आपने मौखिक या उसको मौलिक ओरिजिनल, इसके डाटा, इसके द्वारा जो अनुसंधानकर्ता को आंकड़े प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल मौलिक होते हैं, क्योंकि आप प्रश्नावली को भेज रहे हो और प्रश्नावली भर करके जो भी जिसके पास प्रश्नावली जा रही है, ठीक है, जिन लोगों के साथ जिनके पास जा रही है वो खुद जो है उन सूचनाओं को भर रहे हैं, इसलिए आंकड़े कैसे होते हैं, मौलिक होती है। इस विधि द्वारा जो संकलित आंकड़े कैसे होते हैं, मौलिक होते हैं, क्योंकि सूचनाएं स्वयं सूचकों द्वारा दी जाती है, जो सूचक हैं वो खुद जो है वो इसको देते हैं, सूचनाओं को देते हैं। और मैंने अभी भी आपको बताया कि ये विस्तृत क्षेत्र के ऊपर अपना ये विस्तृत क्षेत्र से आपने जब भी आंकड़ों का संकलन करना है, इस विधि द्वारा विस्तृत क्षेत्र से आंकड़े संकलित किए जा सकते हैं। ठीक है, अगले वाला देखिए बच्चे, इसके अवगुण, 2 ही अवगुण लिखना है। उदासीनता बच्चे, अब आपके पास मान लीजिए क्या कर रहा है, सूचना देने वालों के पास एक अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली को भेज रहा है। अब हो सकता है कि वो सूचना देने वाला व्यक्ति उदासीनता के कारण, लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण उसको वापस ही ना करे। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। और दूसरी बात है सीमित उपयोग बच्चे, अब इस विधि का तो एक सीमित उपयोग है, दिस मेथड हैज लिमिटेड यूजेस, क्योंकि ये विधि तभी अपनाई जा सकती है जब सूचना देने वाला कैसा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, जब शिक्षित नहीं होगा, अशिक्षित हो, तो वो उस प्रश्नावली को तो भर नहीं सकता है। ठीक है, तो आपने ये 2-2, 3-3 आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने याद करनी है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।